हरपाल कौर बेडरूम में नहीं थी। मैंने सोचा ऐसा मौका है, यहाँ से फ़रार हो जाना चाहिए। मैंने दरवाज़े को अपनी तरफ खींचा। दरवाज़ा बाहर से बंद था। मैंने पर्दा हटाकर खिड़की खोलना चाही। खिड़की भी बंद थी। पर्दा फिर से गिराकर मैं सोफ़े पर बैठ गया। टेबल पर हरपाल कौर के सिगरेटों का पैकेट, पर्स और लाइटर पड़ा था। इतने में हरपाल कौर दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वो बारीक रेशमी जॉर्जेट साड़ी में मलबूस थी। उसके बाल खुले थे, जिनमें वह एक हाथ से कंघी कर रही थी। उसके आते ही कमरे में बड़े आला क्वालिटी की परफ्यूम की खुशबू फैल गई। मुझे देखकर वो मुस्कुराकर बोली, तुम बड़े अच्छे लगते हो मुझे कुंदन जी। वो सोफ़े पर मेरे पास आकर बैठ गई और कंघी मेज़ पर फेंककर बालों का पीछे से जूड़ा बनाते हुए कहने लगी, मैं तुम्हें अपने घर नहीं जाने दूंगी, इसको भी अपना ही घर समझो। मैंने ज़रा परे हटते हुए कहा, नहीं हरपाल जी, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। मेरी माता जी भी मेरा इंतज़ार कर रही होंगी। वो मेरी तरफ अजीब सी निगाहों से देखने लगी। बोली, छोड़ो यार, नाश्ता करके चले जाना, मेरा ड्राइवर तुम्हें घर छोड़ आएगा। अपनी माता जी को यहाँ से टेलीफ़ोन कर दो, बस। और क्या चाहिए तुम्हें? मैंने कहा, हमारे घर में फ़ोन नहीं है। वो हंस कर बोली, मैं पुलिस ऑफिसर की बीवी हूँ। तुमने मेरी शान देख ली है। तुम चले गए तो मैं पुलिस भेजकर तुम्हें घर से बुलवा लूँगी, फिर क्या करोगे? मैंने दिल में सोचा कि इस औरत से छुटकारा हासिल करने के लिए मुझे लोमड़ी जैसी हयारी से काम लेना पड़ेगा। लोमड़ी मेरे लिए कोई जानवर नहीं था। कमांडो ट्रेनिंग के दौरान मुझे लोमड़ी भी बनाया गया था। मतलब ये कि मुझे इसकी ट्रेनिंग भी दी गई थी कि अगर इस किस्म के हालात पेश आएँ तो किस तरह लोमड़ी की मकारी व हयारी से काम लिया जाता है। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा हरपाल जी, मैं अभी घर नहीं जाता। हरपाल कौर ने मुझे अपने साथ लगा लिया। मैंने मूड बदलने के लिए फ़ौरन कहा, मुझे तो सख्त भूख लग रही है। जल्दी से अलग होकर उसने ज़ोर से आवाज़ दी। नौकरानी दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई। हरपाल ने कहा, नाश्ता अभी तक क्यों नहीं लगाया? नौकरानी ने कहा, मैडम जी लगा दिया है, मैं यही कहने आई थी। दूसरे कमरे में जाकर हम दोनों ने इकट्ठे नाश्ता किया। नाश्ता खालिस हिंदू सिखों का था, यानी हलवा पूड़ियाँ, कचौरियाँ और दही वगैरह। नाश्ता करने के बाद वो मुझे वापस अपने बेडरूम में ले आई। यहाँ बेड की एक जानिब से रंग का टेलीफ़ोन भी पड़ा था। टेलीफ़ोन की घंटी बजी। हरपाल कौर साड़ी दुरुस्त करती हुई उठी और टेलीफ़ोन उठाकर बोली, हेलो। दूसरी तरफ से उसका खामन बोल रहा था। उसका पता मुझे हरपाल की गुफ्तगू से हो गया। वो बड़े दरिश्त लहजे में उससे बात कर रही थी और इस तरह झिड़क रही थी जिस तरह नौकरों को झिड़का जाता है। साफ पता चल रहा था कि उसका खामद अपनी बीवी से बेहद डरता है और उसे अपने पास रखने पर मजबूर है। हरपाल कौर ने ये कहकर फ़ोन बंद कर दिया, अब मुझे फ़ोन न करना, मैं सारी रात की जागी हुई हूँ, अब सोने जा रही हूँ। फिर वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, तुम समझ गए होगे, ये मेरे बूढ़े खामन डेहरू का फ़ोन था। मीरठ में बैठा शराब पी रहा है। मैं इसे शराब के नशे में मदहोश छोड़कर आई थी। फिर अचानक उसने मुझसे पूछा, तुम शराब पीते हो कुंदन जी? ज़रूर पीते होगे, इंडिया में तो सभी पीते हैं। मैंने कहा, नहीं हरपाल जी, मैं शराब नहीं पिया करता। वो कहकर लगाकर हंस पड़ी। मेरे घुटने पर हाथ रख कर बोली, चलो ना पीना, मैं कभी कभी थोड़ी सी पी लिया करती हूँ, मगर शाम को पीती हूँ तो मेरे पास रहोगे तो मैं तुम्हारे सामने पीऊँगी। इस दौरान मेरे दिमाग में एक और स्कीम बिल्कुल तैयार होकर बन चुकी थी। मैंने इस औरत की ख़ास तौर पर पुलिस में जो हैसियत थी उसका फ़ायदा उठाते हुए जम्मू जाना चाहता था, क्योंकि लुधियाने से जालंधर और जालंधर से जम्मू तक अकेला जाने में मुझे रास्ते में कई ख़तरात पेश आ सकते थे। इसकी अहम वजह यह थी कि पंजाब में खालिस्तान की तहरीक का बड़ा ज़ोर था और सिक्योरिटी इतनी सख्त थी कि मेरे साथ कुछ भी पेश आ सकता था। जबकि ये औरत मशरक़ी पाकिस्तान के आईजी पुलिस की बीवी थी और इसका असर रसूख में देख चुका था। मैंने उसके रसूख से फ़ायदा उठाने के लिए एक स्कीम तैयार कर ली। चनाचे इस स्कीम पर अमल करते हुए मैंने हरपाल कौर से कहा, हरपाल जी, मेरा मन आपसे अलग होने को बिल्कुल नहीं चाहता, लेकिन मुझे अपनी माता जी का भी ख्याल लगा हुआ है। उन्हें मैंने मीरठ से चलते हुए फ़ोन कर दिया था कि मैं लुधियाने सुबह के वक्त पहुंच जाऊंगा। अब वो मेरी राह देख रही होंगी। मैं चाहता हूं घर जाकर उन्हें बता दूं कि मैं आ गया हूं और फिर कोई बहाना बनाकर वहां से निकलकर आपके पास आ जाऊंगा। हरपाल कौर ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मेरा ड्राइवर तुम्हें गाड़ी में बिठा कर ले जाएगा, तुम इसी गाड़ी में वापस आ जाना।
मैं यही चाहता था। मैंने कहा ठीक है। वो मुझे लेकर कोठी की लॉबी में आ गई। यहाँ पोर्च में उसकी गाड़ी खड़ी थी जिसमें वर्दी पोश 6 ड्राइवर साफ कपड़े से चमका रहा था। हरपाल कौर ने ड्राइवर से कहा, मंगल सिंह कुंदन जी को शहर ले जाओ, उन्हें वहाँ एक काम है, इसी गाड़ी में वापस ले आना। मंगल सिंह ड्राइवर ने सलाम करके कहा, अच्छा बीबी जी। मैं गाड़ी में बैठ गया और गाड़ी कोठी के पोर्च से निकलकर सड़क पर आ गई। ड्राइवर ने मुझसे पूछा, महाराज किधर को जाना है? मैंने अपनी स्कीम पर अमल करते हुए कहा, गवर्नमेंट कॉलेज की तरफ चलो। मुझे कुछ पता नहीं था कि गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना कहाँ पर है। ड्राइवर ने अच्छा जी कहा और गाड़ी को आगे से मोड़कर दूसरी सड़क पर ले आया। लुधियाना शहर में पहली दफ़ा देख रहा था। ये शहर मुझे आम शहरों की तरह लगा, पुराने मकानों वाले, कहीं खुले और कहीं घुटे बाज़ार थे। सड़कों पर हर तरह की सवारी चल रही थी। सिख करपाने लटकाए आते जाते नज़र आ रहे थे। शलवार कमीज़ और साड़ी वाली औरतें भी आ जा रही थीं। गाड़ी मुख्तलिफ बाज़ारों से घूमती हुई एक इमारत के गेट के पास आकर खड़ी हो गई। इमारत के ऊपर गवर्नमेंट कॉलेज लुधियाना अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा हुआ था। मैंने ड्राइवर से कहा, यहाँ थोड़ी देर ठहरो, मैं क्वार्टरों में अपनी माता जी को से बात करके अभी आता हूँ। सिख ड्राइवर को मैंने उससे इसीलिए अपना फ़र्ज़ी माता जी से मिलने का कह दिया था कि वो किसी शक व शुबे में ना पड़े, लेकिन बाद में मुझे मालूम हुआ कि वो भी आईजी पुलिस डेलू साहब की इस तवाइफ शादी बीवी के किरदार से बखूबी वाकिफ़ था और हरपाल कौर एक तवाइफ होने के नाते अपनी मर्ज़ी के लोगों से अक्सर मिलती जुलती रहती थी। उसका खामंद किसी मजबूरी की वजह से अपनी तवाइफ बीवी के आगे बेबस था। हरपाल कौर ने मुझे ये भी बताया कि ये कोठी इसके खामंद ने उसके और उसके माता जी के लिए ख़ास तौर पर किराए पर लेकर रखी हुई थी ताकि उसकी माता तवाइफ़ों के बाज़ार वाले अपने कोठे में ना रहे, क्योंकि हरपाल कौर अपनी माता जी से मिलने तवाइफ़ों के बाज़ार में बेधड़क चली जाया करती थी। हरपाल कौर के खामन का कोई रिश्तेदार इसको नहीं मिलता था। डेलू साहब की कोठी जालंधर में थी जहाँ इनका हेडक्वार्टर भी था, मगर वो अक्सर मीरठ में देखे जाते थे जहाँ बकौल हरपाल कौर डेलू साहब ने किसी तवाइफ से दोस्ती कर रखी थी। बहरहाल मैं इस औरत के सारे हालात और बैकग्राउंड को पूरी तरह समझ गया था। औरत ज़बरदस्त तबीयत की मालिक थी और उसका खामद किसी मजबूरी की वजह से उसके आगे भीगी बिल्ली बन चुका था। इन्हीं हालात की रोशनी में मैंने इस औरत के ज़रिए जम्मू जाने की स्कीम बनाई थी। कॉलेज खुलने का टाइम हो चुका था। कॉलेज में हिंदू सिख लड़के किताबें हाथों में लिए इधर उधर चल फिर रहे थे। ग्राउंड में कुछ लड़के क्रिकेट भी खेल रहे थे। कॉलेज में दाखिल होकर ग्राउंड की दूसरी तरफ दरख्तों में जाकर थोड़ी देर बैठा रहा। फिर कॉलेज के गेट पर आकर मैंने ड्राइवर से कहा, चलो वापस चलो। जब मैं वापस आया तो हरपाल कौर बड़ी बनी सवरी हुई थी। मुझे देखकर बोली, जी सिखाया है ना कि कल तुम वापस आओगे? मैंने कहा, वो ऐसा हुआ है, हरपाल जी के माताजी और पिताजी जम्मू चले गए हैं। वहाँ मेरी बड़ी बहन रहती हैं, उनकी तबीयत ख़राब हो गई है। घर में सिर्फ नौकर ही था। माताजी उन्हें कह के गई थी कि कुंदन आए तो उसे कह देना कि वो भी कॉलेज से छुट्टी लेकर जम्मू पहुँच जाए। अब मुझे जम्मू जाना पड़ेगा। हरपाल कौर मेरा हाथ अपने हाथों में लेकर सहलाने लगी और एक ख़ास आँच से मेरी तरफ देखते हुए बोली, जम्मू जाना कौन सा मुश्किल काम है? मेरा ड्राइवर तुम्हें ख़ुद जम्मू से छोड़ाएगा, मगर तुम आज का सारा दिन और सारी रात मेरे पास रहोगे। सुबह सुबह तुम्हें मेरा ड्राइवर ले जाएगा। जम्मू ज़्यादा दूर नहीं है, दोपहर तक तुम वहाँ पहुँच जाओगे। मेरी स्कीम कामयाब हो रही थी, मगर इस औरत के साथ सारा दिन और सारी रात रहना मेरे लिए एक बड़ा कड़ा इम्तहान था। एक जवान पाकबाज मर्द के लिए इससे ज़्यादा इम्तहान और क्या हो सकता था। लेकिन मैंने इस इम्तिहान में सुरखरू होने का फ़ैसला कर लिया था। मैंने कहा, अगर आपकी खुशी इसी में है तो ठीक है, मैं आपके पास ठहर जाता हूँ। वो सारा दिन और सारी रात मैंने इस मर्द मार किस्म की तवाइफ़ज़ादी के पास किस किस्म के इम्तिहान में पढ़कर गुजारी, ये एक अलग कहानी है जिसको मैं यहाँ बयान नहीं करना चाहता। बहरहाल एक कमरे में बंद रहकर भी दिन भी गुजर गया, रात भी गुजर गई। जब पिछली रात के 4 बजे तो मैंने हरपाल कौर को जगाकर कहा, हरपाल जी, मेरा जम्मू जाने का वक्त हो गया है। हरपाल कौर जल्दी से उठ बैठी। इस मामले में वो बड़ी ज़िम्मेदार और अपने कौल की सच्ची औरत थी। उसने बालों को पीछे बांधते हुए कहा, मैंने ड्राइवर को कह दिया हुआ है, वो गाड़ी में ही सोया हुआ होगा, उसे जगा देना, वो तुम्हें जम्मू ले जाएगा।
मगर ज़रा ठहरो। वो पलंग से उठकर अलमारी की तरफ गई। अलमारी में से उसने मुझे इंडियन करेंसी के 100 रुपए के 5 नोट निकाल कर दिए और कहा, ये अपने पास रखना, इनमें से अपनी बीमार दीदी के लिए फल फ्रूट भी ख़रीद कर ले जाना। मैं रुपए नहीं ले रहा था, मगर हरपाल कौर ने ज़बरदस्ती नोट मेरी गुलखान वाली नायलून की जैकेट की जेब में डाल दी और मेरा माथा चूम कर कहने लगी, कुंदन जी, मुझे तुमसे सचमुच प्रेम हो गया है। जल्दी लुधियाना वापस आ जाना। वापस आकर सीधा मेरे पास आना। मैं जाने लगा तो उसने मुझे रोक कर कहा, ज़रा ठहरो। उसने अलमारी का निचला दराज खोलकर इसमें से एक छोटा डब्बा निकाला। डिब्बे में से रेलवे के टिकट के बराबर एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया। ये ऐसा ही था जैसे विजिटिंग कार्ड होता है, मगर इस पर किसी का नाम पता वगैरह बिल्कुल नहीं लिखा था। हरपाल कौर ने कार्ड मुझे देते हुए कहा, ये कार्ड अपने पास रखना। रास्ते में अगर कोई पुलिस वाला पूछे तो उसे ये कार्ड दिखा देना। अव्वल तो मेरी गाड़ी देखकर पुलिस तुम्हें कहीं भी रोकी, लेकिन तुम जानते हो कि आजकल खालिस्तान की मूवमेंट चल रही है। हो सकता है पुलिस तुम्हें रोक कर चेकिंग वगैरह करे। मैंने कार्ड को गौर से देखा। इस पर अंग्रेज़ी हरूफ में सिर्फ LOOT3 लूट 3 लिखा था, यानी L00T3। मैंने हरपाल कौर से यूं ही पूछा, ये किसका नंबर है? वो बोली, तुम्हें इससे क्या, बस ये समझ लो कि ये जादू का नंबर है। पुलिस का बड़े से बड़ा अफसर और छोटे से छोटा मुलाजिम भी इस नंबर की असलियत को जानता है। वो उसे देखकर 2 कदम पीछे हट जाएगा। उसने मेरा मुंह चूमा और कहा, मेरे प्रीतम, अब देर न लगाना। जम्मू से लुधियाना आकर सीधे मेरे पास आ जाना। मैंने हिंदुओं की तरह हरपाल कौर को प्रणाम किया और बेडरूम से निकल आए। अक्टूबर के शुरू में 4 बजे, अभी रात का हल्का अंधेरा छाया हुआ था। मैं कोठी के पोर्च में आया। वहाँ खड़ी हुई थी और अंदर ड्राइवर मंगल सिंह सोया हुआ था। मैंने उसे जगाया। अधेड़ उम्र आदमी था बेचारा। जल्दी से उठ खड़ा हुआ। मैंने कहा, सरदार जी, जम्मू जाने के लिए तैयार होना। मंगल सिंह गाड़ी से बाहर निकल आया। उसने मुझे सैल्यूट मारकर कहा, महाराज बिल्कुल तैयार हैं, बैठो गाड़ी में। मैंने जानबूझकर गाड़ी की पिछली सीट पर बैठ गया। गाड़ी पोर्च से निकलकर लुधियाना की सुनसान नीम अंधेरी सड़कों पर निकल आई थी। कार GT रोड पर जालंधर की तरफ दौड़ती चली जा रही थी। सड़क पर रात को चलने वाले ट्रकों की आमदोरफ्त भी जारी थी। मैं कार की पिछली नशिस्त पर बड़े सुकून के साथ बैठा था। अब मुझे इस बात की ज़रा भी परेशानी नहीं थी कि पुलिस मुझे पकड़ लेगी। मेरे पास हरपाल कौर कर दिया हुआ कार्ड मौजूद था, जिस पर खुफिया पुलिस का कोई कोड नंबर दर्ज था। ये कार्ड आगे भी मेरे बड़े काम आ सकता था। मैंने उसे अपनी जैकेट की अंदर वाली जेब में संभाल कर स्प्रोट टैबलेट पम्प की गोलियों वाले प्लास्टिक के लिफाफे के साथ ही रख लिया था। जैसे जैसे कार आगे बढ़ रही थी, दिन की रोशनी फैलती जा रही थी। जालंधर की आबादी शुरू हुई तो दिन निकल आया था। यहाँ एक जगह पुलिस के कुछ सिपाही खड़े थे। उन्होंने हाथ देकर कार को रोक लिया। ये सिपाही सिख थे। वो ड्राइवर के पास आए और पूछा कि कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जाना है। ड्राइवर ने कहा, महाराज, ये IG साहब के समधी हैं, उन्हें जम्मू ले जा रहा हूँ। असल में हरपाल कौर की कार पुलिस की कार नहीं थी और इसके नंबर प्लेट भी पुलिस की नहीं थी। ये इसी ज़माने की बड़ी कीमती टोयोटा गाड़ी थी जो उसके खामन डेलू साहब ने ख़ुसूसी तौर पर बाहर से मंगवा कर अपनी चहेती बीवी को दी थी। सिख कांस्टेबल ने ड्राइवर से कहा, महाराज, आप ठीक कहते हैं, मगर हम भी ड्यूटी से मजबूर हैं। अपना लाइसेंस दिखाओ। ड्राइवर मंगल सिंह ने लाइसेंस दिखाया। लाइसेंस पर कहीं ये नहीं लिखा था कि यह मशरक़ी पंजाब के इंस्पेक्टर जनरल पुलिस का ड्राइवर है। कांस्टेबल ने लाइसेंस वापस ड्राइवर को देते हुए अपने साथी कांस्टेबल को बुला लिया और कहा, ये कहता है मैं IG के समधी को जम्मू लेकर जा रहा हूँ। दूसरा कांस्टेबल मेरी खिड़की के पास आ गया। उसने मुझे मुश्तबा निगाहों से देखा और पूछा, महाराज, आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने बड़े इत्मीनान से वैसे ही बैठे बैठे कहा, मंगल सिंह ड्राइवर ने तुम्हें बताया नहीं कि मैं जम्मू जा रहा हूँ। महाराज, जम्मू में हालात गड़बड़ हैं। हमारी ड्यूटी लगी है कि किसी गाड़ी को चेकिंग के बगैर जम्मू साइड की तरफ ना जाने दिया जाए। आपको हमारे साथ ज़रा थाने तक चलना होगा। मैंने जेब से हरपाल कौर का दिया हुआ कार्ड निकाल कर कांस्टेबल की तरफ बढ़ाते हुए कहा, तो फिर ये कार्ड देख लो, तुम्हें मालूम हो जाएगा कि मैं कौन हूँ और ये गाड़ी किसकी है। कार्ड को कांस्टेबल ने हाथ में लेकर देखा तो फ़ौरन सीधा हो गया। उसने उसी वक्त कार्ड मुझे वापस कर दिया और सलाम करके बोला, क्षमा कर देना महाराज, हम मजबूर हैं, हमारी ड्यूटी ही ऐसी है। मैंने ड्राइवर से कहा, चलो भाई आगे बढ़ो। खुफिया कोड वाले
कार्ड ने अपनी करामत दिखा दी थी। ये इस कार्ड का टेस्ट था जो मेरी तवक्को से बढ़कर कामयाब हुआ था। मुझे बड़ी खुशी हुई। ये काम मुश्किल हालात में बड़े बड़े काम आ सकता था। ये तो एक तरह से अलादीन का चिराग मेरे हाथ आ गया था। हो सकता है इसका कोई तोड़ भी हो, जो कि ज़रूर होगा, लेकिन अभी तक मुझे इसका इल्म नहीं था। अभी तक तो यही हुआ था कि कार्ड का खुफिया नंबर पढ़ते ही कांस्टेबल ने सलूट मार दिया था। ऐसा भी हो सकता था कि ये कार्ड अगर मैं किसी पुलिस के आला ऑफिसर को दिखाता तो मुझसे पूछताछ शुरू कर देता और पूछता कि ये कार्ड मैंने कहाँ से लिया है, और हकीकत मालूम करने के लिए वो कोई दूसरा कोड वर्ड भी मुझसे पूछ लेता। लेकिन अभी वो मकाम नहीं आया था और कम अज़ कम जम्मू तक मेरा रास्ता साफ़ था। गाड़ी जालंधर से होशियारपुर की तरफ हो गई। होशियारपुर पहुंचकर हमने नाश्ता किया, चाय पी। मैं गाड़ी में बैठा रहा। ड्राइवर होटल में से सब कुछ मेरे लिए ले आया था। यहाँ जालंधर लुधियाना के मुकाबले में दिन के वक्त गर्मी बिल्कुल नहीं थी। आगे पहाड़ का इलाका शुरू हो रहा था। ये बात मुझे सिख ड्राइवर ने बताई तो मैंने कहा, हाँ सरदार जी, मैं जानता हूँ, कई बार जम्मू आ चुका हूँ। हालांकि ये सारा इलाका मैं पहली बार देख रहा था। होशियारपुर से चले तो ऊंचे नीचे टीलों और छोटी छोटी वादियों का इलाका शुरू हो गया। हवा ताज़ा और खुनक होती जा रही थी। जम्मू के करीब कुछ खुश्क आबादियाँ आईं, खुश्क पहाड़ियाँ भी थीं, मैदानी इलाका भी आया और जहाँ धूप में बड़ी हिद्दत थी। आगे जाकर चढ़ाई शुरू हुई तो मौसम मज़ीद खुशगवार हो गया। हमारी कार जम्मू शहर की हदूद में दाखिल हुई तो यहाँ सड़क पर बाकायदा रुकावट खड़ी की गई थी। गाड़ियाँ, ट्रक वगैरह एक कतार में खड़े थे और पुलिस इनकी चेकिंग करके उन्हें आगे जाने की इजाज़त दे रही थी। वो दिन के 3 बजे का वक्त होगा। मैं गाड़ी से निकलकर सड़क के किनारे टहलने लगा। सीक्रेट पुलिस के खुफिया कोड वाला कार्ड मेरी जेब में था। मुझे किसी का डर खौफ नहीं था। मैंने यूं ही वक्त काटने के लिए सिगरेट भी सुलगा लिया था। मैं अगर चाहता तो ड्राइवर को अपना सीक्रेट कार्ड देकर आगे भिजवा सकता था ताकि पुलिस हमें जाने की इजाज़त दे दे, मगर मुझे इतनी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं थी। मैं अपने जहन में इस आदमी का नाम, पता और हुलिया और वो कोड अल्फाज याद करके दोहरा रहा था जिससे मिलने के लिए मुझे दिल्ली वाले गुल खान ने हिदायत की थी। मुझे उस शख्स का नाम, हुलिया और पता, उसके आगे बोले जाने वाले कोड अल्फाज बिल्कुल नहीं भूले थे। ये सब कुछ मैं रास्ते में भी याद करता रहा था। जब काफ़ी देर हो गई और गाड़ियाँ, ट्रक अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिले तो मैं कार में आकर बैठ गया और मैंने ड्राइवर से कहा, गाड़ी को निकाल कर आगे ले चलो, मैं पुलिस से ख़ुद बात करता हूँ। तो नाज़रीन, इसके साथ ही ये किस्त अपने इख्तिताम को पहुँची। आने वाली अक़सात को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा कि आपको ये कहानी कैसी लग रही है। आप इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।